सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। कैसी हैं संगीता जी आप? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और मौसम है बस बदल रहा है। हाँ बिल्कुल, हर जगह का बदल रहा है। बिल्कुल, और मौसम के साथ साथ हमारे मिजाज भी थोड़े थोड़े बदल जाते हैं। हाँ, है ना, सेहत भी बदल जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो आज आप बहुत सारे विषय लेकर आई हैं और हमारे श्रोता तो जानना भी चाहते हैं कि आज संगीता जी किन किन विषयों पर बात करने वाली हैं। जी जी, आज तो देखिए सर्दियों का मौसम है तो सर्दियों की थोड़ी सी दिनचर्या जो है उस विषय में बात करेंगे। और साथ ही साथ जरा याद करो कुर्बानी में बख्त खान जी की बात करेंगे। अच्छा अच्छा, और मेले में नहीं जाएंगी? हाँ हाँ, मेला तो चलिए रहा है। अच्छा, मेले में जाकर कभी आपने निशाना साधा है क्या? हाँ देखिए, ये बड़े पते की बात है मंदाकिनी जी। तो फिर यही सवाल मैं बना देती हूँ। आपने निशाना साधा है? अरे भाई, ये सवाल तो मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जब हम मेले में जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे खेल होते हैं, बहुत सारा खाना होता है और बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं। जब हम मेले का आनंद भी लेते हैं तो उसमें एक होता है कि किसी चीज का निशाना साधना, और जब निशाना लग जाता है तो हमें कुछ ना कुछ मिलता भी है ना? बंदूक से निशाना साधते हैं। कहीं मिलता है, कहीं तो फिर बस वो गुब्बारा ही फोड़ने होता है। लेकिन उसका भी एक आनंद होता है। और एक जब बचपन की उम्र में हम जाते हैं तो उस वक्त तो कहने ही क्या होते हैं। और आज भी अगर हम इस उम्र में भी जाकर किसी मेले में गुब्बारा अगर अपने निशाने से फोड़ते हैं तो उसका आनंद होता है। लेकिन हाँ, मैंने एक बार किया था, लेकिन जाके निशाना चूक गया था। और उसमें यह भी होता है कि निशाना चूक जाए तो फिर बस एक बाजी के बाद दूसरी बाजी के बाद फिर तीसरी बाजी, तो बाजी चलती ही रहती है। बिल्कुल, फायदा हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल। तो आज इन्हीं पर हम बात करेंगे। हमारे श्रोता भी बताएं वो कभी मेले गए हैं और वहाँ उनका अनुभव क्या रहा, क्या उन्होंने इस तरह का कोई गेम खेला, कहीं उन्होंने कोई निशाना लगाया और निशाना चुगा कि निशाना लगा, इस पर वो अपने विचार हमें लिख सकते हैं। जी बिल्कुल, लिख सकते हैं। और मेले की जो लजीज चीजें होती हैं जो खाने के लिए मिलती हैं वो तो बड़ी अलग अलग होती हैं। लेकिन आज हमें भी व्यंजन की बात करनी है मंदाकिनी जी। हाँ, तो हम लज्जत हरे भरे साग की बात करेंगे कि हम इस साग से क्या क्या बना सकते हैं। सब्जियां तो बनती ही हैं, लेकिन हमारे श्रोता भी बताएं कि वो जैसे पालक मेथी बथुआ जैसे साग हैं उनसे क्या क्या रेसिपीज वो बनाते हैं और किस कदर बनाते हैं। थोड़ा चाहे तो अपनी रेसिपी भी हमें बता सकते हैं। जी बिल्कुल। और मेले मगरियों में जाकर क्या खाया, क्या पिया और किस तरह से आनंद लिया, अपने बचपन की यादें ताजा कर सकते हैं। और जो एक उसमें जो तस्वीर खिंचवाते हैं, फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हुआ करती थी पहले किसी जमाने में। वो फोटो भी हमारे लिए बड़ी अमूल्य हुआ करती थी। तो इस बारे में भी वो बताएं कि क्या कुछ यादें उनकी हैं, या वो फोटो आज भी सुरक्षित है कहीं न कहीं किसी एल्बम के किसी कोने में लगी हुई है कि नहीं। और बाइस्कोप आप जरा मेले में कम देखने को आता है, तो बाइस्कोप में कभी आपने देखा है क्या, जो एक डब्बा बक्सा सा होता था और उसमें निगाहें टिका के हम देखते थे और वो रील बदलती जाती थी। होता तो बस एक कागज का टुकड़ा ही था जिसमें अलग अलग तस्वीरें होती, लेकिन वो हमारे लिए अद्भुत होता था। वो पल हमने क्या जो देख लिया, लगता था पूरा संसार घूम लिए हो हम, ऐसा लगता था। आज भले ही हम संसार घूम के आ जाएं तो वो फीलिंग्स नहीं आती, लेकिन वो जो बाइस्कोप देखना होता था वो हमारे लिए बड़ा मजेदार किस्सा होता था। उसकी भी कुछ यादें हैं तो बताइए। और आज हम चलचित्र देख के आते हैं, फिल्में चलती फिरती फिल्में देखते हैं, लेकिन वो इतना असर नहीं छोड़ती। लेकिन वो स्थिर चित्र जो थे वो आज भी दिलो दिमाग पर अंकित हो गए, देखिए याद करते ही। और बल्कि हम तो ये कहेंगे कि जो हम लोग इतिहास में पढ़ा करते हैं उसकी बहुत सारी चीजें जो थी उसमें भी होती थी। मीनार होती, बिल्कुल ताजमहल होता था, और भी अलग अलग जगह होती थी। तो वो जो एक हम लोगों के निगाह में एक बसी रहती थी तस्वीर, वो अमिट होती थी। बिल्कुल होती थी और आज भी हम याद करते हैं। और एक बाजीगर, उसे हम नहीं भूल सकते हैं ना, डमरू बजाते हुए बंदर की कलाबाजियां हमने देखी हैं, है ना, किस तरह से बोलते हैं, इकट्ठा करते हैं सबको। हम एक एक पैसा, दो पैसा दिया करते थे, 5 पैसे 10 पैसे, और वो कलाबाजियां हमें बंदर दिखाया करता था। बहुत सारे गजब के खेल होते थे, रोमांचकारी। हम रोमांचित होकर घर लौटते थे। जी जी। और लहजा जो उनका होता था, एक खास लहजे क्या वो जो हम लोगों को आकर्षित कर लेता है, चाहे कितने भी सीधे लोग जा रहे हों, वो मुड़ के उनकी तरफ आ ही जाते थे, है ना, और हम अपने कदम रोक लेते थे। तो वो सभी का जिक्र हमारे श्रोता अपने कलम से हमें लिख सकते हैं। हमें इंतजार रहेगा। और अभी हमारे श्रोताओं को इंतजार है एक गीत का।
तेरा हाथ, नए जज्बात मेरी जान बल्ले बल्ले। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। जब से दिल में तेरी तस्वीर बनी है, यूं लगता है जैसे तकदीर बनी है। जब से तू इस दिल का मेहमान हुआ है, जीवन में खुशियों का सामान हुआ है। जितनी दूर नजर में डालूं चारों और बहार है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले हो बल्ले। ओए 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 ओए। शहनाई जिस रात बजेगी, तेरी मेरी जोड़ी क्या खूब सजेगी। पूरे होंगे दिल के अरमान हमारे, आंचल में भर लेंगे हम चांद सितारे। तेरे आगे चांद सितारे और गोरी क्या चीज है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। ओए 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 ओए। तेरी सूरत प्यारी, अरे जो भी देखे, सच कहता हूँ अपना ईमान ही खो दे। तेरी आंखों में भी अरे वो जादू है, जब से आंख मिली है दिल बेकाबू है। खुद को खोकर तुझको पाया क्या मेरी तकदीर है। यही जज्बात रहे दिन रात तो फिर क्या बात मेरी जान बल्ले बल्ले। हाँ, तो बल्ले बल्ले तो हो गई है, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। और ये गीत है ना, हाँ, ये भी बड़ा सुंदर मेले में ही फिल्म है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और वही मैंने कहा कि कार्यक्रम की भी बल्ले बल्ले हो गई है, क्योंकि मेले का माहौल हो गया है। ऐसा लग रहा है कि हम मेले में ही कहीं बैठे हैं, है ना। लेकिन एक बात बताइए संगीता जी, कि सर्दियों में तो हम मेलों में भी जाते हैं, गर्मियों में भी कुछ मेले आते हैं। आपको गर्मी में मेले में जाना अच्छा लगता है या सर्दियों में? देखिए, मेले तो बहुत लंबी जगह पे लगते हैं, यानी बहुत बड़ी सी जगह में। उसका जो एरिया होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो बस फिर सर्दियों के समय ही अच्छा लगता है कि धूप का सेवन भी हो जाता है और दिन भर में पूरा मेला भी हम घूम लेते हैं, है ना। गाड़ियों को बहुत दूर से रोक देते हैं। हाँ, फिर आपको पैदल ही चलना पड़ता है। और सही कहा आपने, क्योंकि गर्मी में तो फिर बहुत हालत बिगड़ भी जाती है, इतनी भीड़ होती है। तो सर्दियों में दिनचर्या आपकी क्या रहती है? दिनचर्या तो बस अब पूछिए मत, क्योंकि दिन तो छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं और दिन बहुत जल्दी हाथ से फिसल जाता है। हाँ, काम भी जो रहते हैं वो उनको भी जल्दी जल्दी से समेटना पड़ता है। हाँ। वैसे अगर देखा जाए तो छोटा दिन अगर है मंदाकिनी जी, तो कुछ एक काम ऐसे होते हैं जो हम लोग रात में थोड़ा समेट लें, जैसे कि कुछ किचन का काम है या कुछ सब्जियां वगैरह काटनी है, तो जो दिन में समय मिला या रात में थोड़ा सा समय मिला तो उसमें बैठे बैठे काट लिया, या फिर मटर वटर छील ली। हाँ हाँ बिल्कुल, ताकि सुबह उठते ही आपको ये सब तैयारी न करनी पड़े। और अगर आप
वर्किंग वुमेन है तो बहुत सारे जैसे आपकी ड्रेसेस क्या है या बच्चों की ड्रेस निकाल के बच्चों का जो बैग है उसको समेट कर पूरा आप अप टू डेट करके रख सकती हैं, ताकि सुबह उठते ही बच्चे को तैयार किया और बच्चा जो है स्कूल चला जाए, है ना। और आप भी अगर वर्किंग वीमेन हैं, टीचर हैं, सुबह सुबह जाती हैं तो रात को ही आपने अपने कपड़े वपड़े निकाल लिए हैं और आपने अपना बैग संभाल लिया है, मेकअप का सामान भी निकाल के रख दिया है, खाने पीने की भी सारी चिंता कर ली है, तो सुबह उठते ही आपको थोड़ा सा दिक्कत कम आती है। क्योंकि सर्दी के दिन है, एक तो रजाई से निकलकर बाहर निकलना, रजाई की जो गर्माहट होती है ना वो इतनी प्यारी होती है सर्दी में, और नींद की जो खुमारी होती है उसके तो कहने ही क्या, है ना। लगता है कोई हमें उठाए ही नहीं, और उठाए तो एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हमारे हाथों में ही दे दे। तो नींद तो हमारी देर से खुलती है कई बार, और ऐसी स्थिति में जो है समय का पता ही नहीं चलता। जी, छोटा दिन होता है तो फिर काम की भरमार। और एक बात और भी है कि जो तेजी से शाम ढल जाती है, रात ढल जाती है, तो ये भी रहता है कि भाई जल्दी जल्दी रात वाला काम भी जो है जल्दी से निपटाना है, क्योंकि फिर ठंड ज्यादा हो जाएगी तो काम भी नहीं होता है। एक और मंदाकिनी जी एक चीज और होती है कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो माओं के साथ साथ ही घूमते रहते हैं सही है ना। तो अगर वो रोते भी हैं और माओं को तंग कर लेते हैं रो रो कर, तो ना तो माँ घर के काम कर पाती है और ना फिर बच्चों को संभाल पाती है। ठंडी में घूमते भी रहते हैं, ठंडी में घूमते रहते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, नाक उनकी चलती होती है ना, और खांसी लगातार, नंगे पैर चलते हैं, जूते भी उतार देते हैं। तो बहुत सारी दिक्कतें जो है माओं को झेलनी पड़ती है। तो इसलिए शाम का काम भी, यानी कि रात बहुत ज्यादा ना हो, जल्दी से काम को समेट लिया जाए, यही सबकी कोशिश होती है। बिल्कुल, क्योंकि 6 बजे के बाद तो अंधेरा ही दिखता है, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस ऐसे जल्दी जल्दी से काम निपटाना है और फिर जल्दी से रजाई में घुस जाना है। लेकिन एक चीज ये भी है कि अगर दिनचर्या को ठीक रखना है तो सेहत को सबसे पहले ठीक रखना पड़ेगा। बिल्कुल, आपने सही कहा। अगर सुबह उठने में हम लेट हो जाते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि सुबह उठकर व्यायाम करना सर्दी में अक्सर हम छोड़ देते हैं। कौन उठे सर्दी में, इतनी ठंड है, आगे करेंगे, और ये आगे फिर वो कल कभी नहीं आता है। तो आपका जो व्यायाम है, आपकी जो दिनचर्या है, या आपकी मॉर्निंग वॉक है, कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं सुबह सुबह समय निकाल कर, तो वो जाएं। हाँ, बहुत ठंड जब होती है तो न जाएं ऐसी स्थिति में। थोड़े दिन आप घर पे ही व्यायाम कर लें और घर पे ही वॉक कर लें। तो सारे काम, कई बार ऐसा भी होता है ना मंदाकिनी जी कि हम लोग सोचते हैं कि भाई अच्छा ये भी थोड़ी देर बाद कर लेंगे, या ये काम कल कर लेंगे, तो कल करते करते बहुत सारे काम इकट्ठा भी हो जाते हैं, जैसे कपड़े बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। थोड़ा थोड़ा काम निपटाते चलें तो ज्यादा अच्छा रहता है। थोड़ा थोड़ा से आप जो है उन चीजों से बच जाती है। वो जो बर्डन आ जाता है ना कई बार दिमाग पे, फिर आप चिड़चिड़ी हो जाती हैं और आप कोई जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाती, क्योंकि आपके दिमाग पर काम सवार रहता है। बच्चों को भी आप फिर डांट फटकार करती हैं, पतिदेव से भी आप अच्छे से बात नहीं करती हैं। तो इन सब बातों को थोड़ा सा ध्यान रखें और सबको काम बांट दें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो फिर उन्हें काम भी बांट दें। काम तो बांटना ही चाहिए। तो ताकि मिलजुल कर काम अच्छे से हो जाता है। एक गीत सुन ले। बिल्कुल। एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। ओ जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो मुझे शर्मा के तुम दीवाना।
का जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्ही ने उम्मीदों को ठिकाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। तुम चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना दीवाना, फिर कहो, दीवाना, फिर कहो। दीवाना। बहुत ही सुंदर गीत था ये संगीता जी। और सर्दी की बात हम कर रहे थे कि सर्दी में हमारी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। वैसे तो हर वक्त, लेकिन सर्दियों में खास थोड़ा ध्यान रखें। तो खाने पीने का भी हमें ध्यान रखना चाहिए जी, तभी दिनचर्या भी अच्छी रहेगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि खान पान में थोड़ा सा हमने लापरवाही बरती नहीं और दुर्घटना घटी नहीं। और फिर जैसे ही हमें जुकाम खांसी शुरू होते हैं और हमारी दिनचर्या बिगड़ जाती है। हाँ, तो दिनचर्या का एक वो भी हिस्सा, नींद भी एक हिस्सा है। हाँ, हाँ, तो समय से सोना भी है। हाँ। और खाने पीने की जहाँ तक बात है, तो जो आजकल देखिए सब्जियां तो बहुत अच्छी आ रही हैं, है ना, तो उनका ध्यान रखें। जैसे सब्जियां तो ही हैं, साथ में मक्का है, तिल है, और आज जैसा कि हमने बताया साग की बात हम करेंगे भी। हाँ, तो सरसों के साग को खाना इसमें बहुत, इस समय तो सभी साग बहुत जरूरी भी है जी। मूंगफली है, बाजरा है, मेथी है, गाजर है, इनका आप किसी भी तरह से सेवन कर सकते हैं। सूखे मेवे हैं, घी और गुड़ वगैरह के जो लड्डू बनते हैं, या फिर हरी सब्जियों के, या फिर चुकंदर वगैरह के जो सूप हैं, वो हैं। और आटा भी आप मल्टीग्रेन आटा ले सकती हैं, है ना। आप उसमें बाजरा मिला सकती हैं, आप उसमें मक्का मिला सकती हैं, ज्वार मिला सकती हैं। तो कई तरह के आप उसमें रागी का आटा मिला सकती हैं। तो ये सभी आटे भी आप इन सर्दियों के मौसम में खास तौर से अगर खाते हैं तो आपका पेट भी जो है अच्छा रहता है और कब्ज की शिकायत आपको नहीं रहती। और एक चीज ध्यान रखनी है कि इस मौसम में खट्टी चीजें थोड़ा कम खाएं, ना खाएं तो ज्यादा बेहतर है। जैसे दही अगर खाना है तो दोपहर में खाएं, सुबह और रात को। हम कई बार रात को रायता खाना पसंद करते हैं ना, गर्मी की तरह, तो वो खीरा भी बचे थोड़ा सा, मूली खीरे से भी थोड़ा बचे। और अगर खाना ही चाहते हैं तो सलाद को काटकर हल्का गुनगुने पानी में डालकर उनका सेवन कर सकते हैं। और ठंडे पेय पदार्थ नहीं लें, जहां तक है आप, है ना। सूप लें, सूप ज्यादा अच्छा है। कोई जैसे कोल्ड कॉफी पीते हैं लोग, है ना, शरबत पीना पसंद करते हैं, तो गर्मियों के पेय पदार्थ हैं ये, आप इसे गर्मी में ही लें। रात में खाना बिल्कुल हल्का खाना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और व्यायाम वगैरह भी टाइम से हो। अच्छा, कुछ एक जैसे काली मिर्च पाउडर वगैरह, काली मिर्च का पाउडर, है ना, तो वो बहुत फायदेमंद हो। लौंग है, अदरक है, काला तिल, या फिर मंगरेल का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो है। और वैसे अगर ड्राई फ्रूट्स में देखें तो छुहारा इस समय बहुत फायदा करता है, आंवला है। तो इन चीजों का सेवन करें तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि खुद भी और बच्चों को भी नंगे पैर चलने से थोड़ा सा बचाव रखें। वैसे तो नंगे पैर चलना बहुत अच्छा होता है, घर में भी हम अक्सर स्लीपर का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए देख लिए हम कितने कमजोर और हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम कितना बिगड़ गया है। पहले हमारी माँ जो है घर पर नंगे पैर चला करती थी, है ना, तो एक पृथ्वी से सीधा संपर्क होता था आपका, वो अब छूट गया है। लेकिन सर्दी के दिनों में थोड़ा ध्यान रखें, मोजे पहनकर रखें, रात को मोजे उतार दें, दिन भर आप हल्के सूती मोजे पहन सकते हैं। और रहे तो चप्पल का प्रयोग करें, बच्चों को भी जूते और चप्पल समय पर पहनाकर ही उन्हें घूमने दें। जी।
और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि ठंड के दुष्प्रभाव से बचने का एक और अच्छा तरीका है कि गुनगुने तेल से पैरों और तलवों की मालिश करना। रात में सोने से पहले कुछ देर तक पैरों की मालिश करें और तलवों में गर्म तेल लगाकर सूती मोजे पहनकर सो जाएं। ऐसा करने से घुटनों के दर्द से भी राहत मिलेगी। वैसे अगर कोई थोड़ा सा मोटा सूती कपड़ा है तो थोड़ी सी जैसे घुटनों वगैरह में मालिश करके और उसको तेल को अच्छी तरह से सुखा के अगर सूती कपड़ा अच्छी तरह से लपेट करके और उसमें एक या तो गांठ बांध दें या फिर क्लिप लगा दें, जो भी क्लिप भी अलग अलग तरह की आती है, तो उससे भी सुबह बहुत राहत होती है। अच्छा, घुटनों में अगर आपने तेल लगा लिया है और उसके बाद आप गर्म मोटे कपड़े से उसको बांध के रख सकते हैं। मोटा तो कपड़ा नहीं मंदा, पतला हो। हाँ, क्योंकि मोटा रहता है तो फिर वो खिसकने का डर रहता है। अच्छा, वो एंकलेट टाइप के जो आते हैं तो वो बहुत टाइट होते हैं, वो रात को पहनने भी नहीं चाहिए। तो कुछ एक दुपट्टे आते हैं या कुछ एक कपड़ा घर में होता है जो थोड़ा सूती कपड़ा भी हो सकता है। हाँ, सूती भी है तो उसको कई लेयर में, जैसे दुपट्टे वगैरह लंबे होते हैं तो लंबाई से मोड़ करके और फिर वो बहुत बहुत ही ज्यादा उससे आराम होता है। तो ये भी इन्होंने एक अच्छी सी बात बताई है जो मसाज करने वाली पैर पे है ना। अच्छा, तो ये भी बहुत अच्छा है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं, थोड़ा सा उन्होंने बात बड़ी गमगीन लिख दी है कि मैं प्रोग्राम से आज नहीं जुड़ पाऊंगा क्योंकि इनके पड़ोसी जो है बुजुर्ग दादाजी का निधन हो गया है और वे थोड़ा सा आज व्यस्त हो गए हैं अन्य कार्यों में। तो दुख का विषय है, आप वहां से फ्री होइए और हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए। कल फिर हम हाजिर होंगे प्रोग्राम लेकर। और एक श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों में दिन इतने छोटे होते हैं कि कब सुबह होती है कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। हम लोग भाई बहन जब छोटे थे तो पिताजी दिन में पिकनिक पर जाते थे हम सब लोगों को लेकर, और उस समय मेरी बुआ भी थी। मम्मी मटर की तहरी बनाकर भगोना भर के बनाती थी और साथ में धनिया मिर्च की चटनी, प्याज टमाटर, हरी मिर्च का सलाद। और हम लोग लखनऊ की चिड़ियाघर 11:30 बजे पहुंच जाया करते थे और फिर बच्चे घूम घूम कर पूरे जू में सारे जानवर को देखते थे। और धूप में घूमना भी उस उम्र में बहुत अच्छा लगता था। बाद में एक बड़ी सी चादर बिछाकर उस पर बैठकर तहरी का मजा लेते थे और मीठे में गजक, रेवड़ी आदि खाते थे। और लेकिन शादी के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो बस कुछ वही तो बात है ना कि मतलब जो यादें हैं अच्छी यादों को संजोना, समेटना और उन्हीं पलों में जीना बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन एक बात तो मैं कहना चाहूंगी कि आपके पिताजी ने ऐसा किया, आपकी माताजी ने किया, तो आप भी करने की कोशिश तो करते, अपने बच्चों को ले जाते। आप भी दो पति पत्नी अपने बच्चों के साथ किसी ऐसी यात्रा पर निकलते, बच्चों को जू दिखाने ले जाते, है ना। हमारे एक देखिए श्रोता ने लिखा है कि आज सखी सहेली कार्यक्रम जो है उसमें उस वक्त जब ये चल रहा है तो आज मैं राजकोट के प्रसिद्ध चोटीला चामुंडा मंदिर दर्शन करने आया हूँ। चोटीला राजकोट के उधर मतलब ये गए, घूमने गए। तो देखिए घूम भी रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं और फिर प्रोग्राम भी सुन रहे हैं। अरे वाह, क्योंकि रेडियो ऐप पर भी रेडियो का हमारा जो ये प्रोग्राम है वो मोबाइल ऐप पर न्यूज ऑन AIR ऐप पर जब हमारे श्रोता सुनते हैं तो बहुत जगह तक पहुंच जाता है कार्यक्रम। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। और जो जहां तक ये राजकोट की बात कर रहे हैं या दर्शन की बात कर रहे हैं तो आजकल तो समय ही कुछ ऐसा चल रहा है। देखिए न सिर्फ गंगा घाट के मेले लगे हुए हैं, न सिर्फ कुंभ की बात है, बल्कि देखिए ये मौसम ऐसा है मंदाकिनी जी कि हर जगह आप देखिए कि मेले सा ही एक माहौल है। बिल्कुल। और इसका बहुत जगह मेले लगे हुए हैं और आप अगर अपनी जिंदगी में इन मेलों के दर्शन करते हैं तो बहुत मजा आता है। हम कई बार क्या है कि बड़ी बड़ी जगहों पर जाना चाहते हैं लेकिन इन मेलों का भी अलग से आनंद होता है। एक श्रोता लिखते हैं कि सर्दियों के छोटे दिनों में बहुधा महिलाएं खाने पीने के बाद जहां भी संभव होता है धूप में बैठकर या तो बुनाई करती हैं, मूंगफली, अमरूद खाती हैं या कुछ पत्रिकाएं पढ़ती हैं। पर आजकल पढ़ने का चलन खत्म सा हो गया है तो अपने फोन पर विविध भारती के प्रोग्राम हम सुनते हैं। मेरे घर में धूप नहीं आती तो मैं काम खत्म करके रजाई में लेटकर इस समय सखी सहेली सुन रही हूँ। तो देखिए अच्छा है, सुनना चाहिए। और हमारे श्रोता भी हैं, न सिर्फ सुनते ही हैं बल्कि अपने विचारों से भी हम सभी को अवगत कराते हैं। तो बहुत अच्छी बात है और विचारों का ये एक तरह से आदान प्रदान हो जाता है जिससे हमें भी सीखने को मिलता है, उन्हें भी कुछ नई बातों का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जब वो हमें सुनते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है और हम उनके खत पढ़ते हैं, उनके विचार पढ़ते हैं तो उन्हें भी बेहद खुशी होती है। एक श्रोता का पत्र और मैं ले लेती हूँ। ये लिखते हैं कि सर्दियों में दिनचर्या सर्दियों में थोड़ी सी धीमी हो जाती है क्योंकि दिन छोटे और रातें बड़ी हो जाती हैं और काम करने में आलस भी आता है और कोई काम जल्दी जल्दी होता भी नहीं। हमारे हाथ पर काम करना बंद कर देते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कौन सा काम किस समय करना है, कैसे उसको करना है, इसका एक प्रबंधन हमें कर लेना चाहिए। और हर काम को करने से पहले किसी भी मौसम में एक तरीका अपनाने से हम बहुत जल्दी काम को कर सकते हैं।
तो ये भी बहुत अच्छी सी बात है, इन्होंने लिखी है जी। तो इनका धन्यवाद करते हैं। हाँ, और एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया, बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। मजेदार ओ जनाबे आली। राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, राह में पड़े हैं हुजूर के गुलाम हैं, गीत मेरे सुन लो वफा के पयाम हैं, हम हैं तुम्हारे ताबेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मजेदार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। हाँ, तो हमें भी अपनी सखियों और सखाओं से बहुत प्यार है, लेकिन अभी एक अंतराल हमें संगीता जी लेना होगा। हाँ। और फिर हम लौट कर आते हैं जी।
तो इस अंतराल के बाद सभी सुनने वालों का फिर से स्वागत है संगीता जी। और चलिए अब मेलों का रुख करें। वैसे तो देखिए अभी सर्दियों की बात खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे श्रोताओं ने बहुत विचार अपने लिखे हैं, संदेशों के जरिए हम तक पहुंच रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पर। लेकिन हम उनके विचार लेते भी रहेंगे और बीच बीच में पढ़ते भी रहेंगे। फिलहाल मेलों की दुनिया में चला जाए। जी, तो बताइए, आप मेले मगरिये गई थी, आपकी जिंदगी का कौन सा ऐसा मेला है जो आपको याद है? ये तो फिर सवाल पे सवाल। आज सवाल जो है वो हमारी तरफ ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आप सवाल पूछना भूल जा रही हैं ना, तो हम आप पे सवाल पे सवाल कर दे रहे हैं, है ना? देखिए वहाँ तो मेले में जो एक चीज मुझे बहुत पसंद आती थी वो चश्मा होता था। अच्छा, कलर चश्मा? हाँ, वो अलग अलग रंग के जो चश्मे आते हैं वो बड़ा अच्छा सा लगता था। और वो जो कागज की फिरकी, अरे वाह, वो देखिए हर जगह उड़ती रहेगी। और वो हम खरीदते भी थे। और गुब्बारा तो कुछ कह नहीं सकते, थोड़ी दूर चलेगा फिर कितना चलेगा नहीं कह सकते। लेकिन फिरकी लेते थे हम लोग। और आइसक्रीम जिसे हम कुल्फी कहते थे, वो कुल्फी खाना भी बहुत पसंद होता था गर्मी के दिनों में, खासतौर से जब हम जाते थे तो कुल्फी खाने का आनंद जो है मुंह नहीं छूटता था। और हम कुल्फी बहुत खाती थी, जहां तक मेरी बात है। और वो जो बड़े बड़े झूले होते थे ना, जो गोल राउंड में घूमते हैं, वो झूलों पे बैठने का तो मुझे जैसे जुनून था। और बैठने के बाद डर भी लगता था, क्योंकि जैसे ही वो झूला नीचे आता था तो आप एक अजीब सी घबराहट महसूस करते थे। कई बच्चे तो जोर जोर से रोने भी लग जाते थे। लेकिन उस झूले से कभी मुंह नहीं हटा। देखिए हमारे एक श्रोता ने लिखा भी है कि जीवन के रंग मेले के संग। अरे भाई, मेला ना हो तो जीवन में कैसा रंग आता है? तो मेले में हमें खुशी, मस्ती, मौज सब मिलता है। हमारा मन चाहे कैसा भी हो, अगर हम मेला घूम लें तो हमारा मन जरूर ठीक हो जाता है। बच्चों के लिए झूले, बड़ों के लिए खाने का सामान, महिलाओं के लिए शॉपिंग का सामान। मेले में तो हमें सब कुछ मिल जाता है, उससे हमें खुशी भी मिलती है। अभी देखिए जो ये महाकुंभ का मेला है उसका दर्शन कर रहे हैं, जुलूस मेले में स्नान कर रहे हैं, वहाँ जो लोग भी कर रहे हैं तो वो कितने संतुष्ट हैं, उनकी आत्माएं कितनी संतुष्ट हैं। तो तरह तरह के रंग हैं और समय समय पर ये मेले जो है शहर में लगने चाहिए, क्योंकि इससे हमें खुश होने का एक मौका मिलता है। नहीं, खुश होने का जो एक मौका है वो तो है ही है। मेले जो है वो हम कह सकते हैं एक मिनी भारत है, छोटा भारत। बिल्कुल, ये हमारी संस्कृति को भी दर्शाता है। और इसमें कभी आप देखेंगे कि हाथ से बने हुए कुछ एक खिलौने आते हैं, बिल्कुल कपड़े आते हैं, हथकरघा से बनी वस्तुएं, कपड़े हैं, खाने के सामान है, अचार है, मुरब्बे हैं, है ना? तो ये बहुत दूर दूर से लोग आते हैं अपने हाथ की जो कारीगरी है दिखाते उसके बने हुए सामान को लेकर। तो कहीं ना कहीं ये हमारे जो हथकरघा उद्योग है उसको भी जीवित रखता है, जो हमारा उनके रोजगार का साधन बनता है। मूर्तियां जो है, कलाकृतियां हमारी पुरानी प्राचीन मूर्तियां हमें देखने को मिलती हैं, जिनमें भगवान की मूर्तियां हैं, जानवरों की हैं, सीनरियां हैं, प्रकृति के दर्शन हैं, वो सारा भी हमें देखने को मिलता है इन मेलों मगरियों में। लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के जो सामान होते हैं वो ज्यादा इसमें मिलेंगे। बिल्कुल, पापड़ की बात हम करें, अचार की बात हम करें, बड़ियों की बात हम करें, ये सभी हमें इसमें, और लोग जाते भी हैं इन्हें लेने स्पेशल, कि भाई उस मेले में जरूर पापड़ मिलेंगे या हमें अचार मिलेगा, कुछ खास मिलेगा, और वो सब लेने हम जाते हैं। और पुरानी अगर हम चप्पल की बात करें ना, तो पुरानी जूतियां वो भी हमें मिलती हैं वहां पर, मोजड़ी जिसे कहते हैं, है ना, वो भी हमें देखने को मिलती है, जिसे हम लेना पसंद करते हैं। और बहुत सारे खेल हैं बच्चों के लिए। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो एक मौत की छलांग करके खेल हुआ करता था, उसे देखने के लिए रात के 11 बज जाते थे और हम उसे देख कर ही जाते थे। हालांकि उसके बाद दिल जो है धक 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 करता था, लेकिन वो देखने का जो शौक था वो आज भी जब याद आता है तो खुद पर हंसी भी आती है और अच्छा भी लगता है कि एक समय समय की बात है। हमारी एक सखी लिखती है कि हमें हमारे पापा मेला ले जाते थे, जो सावन में 30 का मेला लगता था। मेले में खूब खेल देखना, सिनेमा देखना और झूला झूलाना, खूब खिलाना, छोटी छोटी चीजें लेना, पूरे टाइम हमारा ख्याल हमारे पिता रखते थे, कभी हाथ पकड़ते घुमाते थे। और आज ऐसा नहीं है, और वो हमारे दिन थे जब हमने बहुत ही बेफिक्री के साथ जिए हैं। और हमारे देखिए एक और श्रोता ने लिखा है कि हमारे दुर्ग शहर में
मोती पार्क में प्रतिवर्ष मीना बाजार लगती थी, जिसे प्रदर्शनी भी कहा जाता था। इस प्रदर्शनी में अनेकों स्टॉल लगे रहते थे, जहां हम लोग की रिंग में अपने नाम की रिंग बनवाते थे। जी हाँ, ये बहुत कई जगह पे है। मतलब जैसे नाम का पहला अक्षर ABCD इत्यादि से है, तो इसी प्रदर्शनी में एक आदमी फायर प्रूफ जैकेट पहनकर जो है वो छलांग लगाते थे, तो हमें बहुत डर लगता था। और मीना बाजार में जैसे आपने कहा कि बंदूक से गुब्बारे फोड़े जाते थे, तो उस समय 10 पैसा लगता था, लिखा है। बिल्कुल। हाँ, और प्रदर्शनी में फोटो भी खिंचवाते थे। घूमने के बाद अंतिम समय में वो हमको फोटो भी मिल जाती थी। मतलब ये कि इतनी दूर आप थोड़ा घूम के आ जाइए, तब तक वो तैयार हो जाती थी। और लिखा है इन्होंने कि एक फोटो मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है, जिसमें एक बाइक में और मैं और मेरे जीजा जी जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह की बातें इन्होंने ताजा करी। नहीं, ये बात भी सही है संगीता जी की बाइक खड़ी होती थी, हम उस पर बैठकर फोटो खिंचाते थे चश्मा लगाकर। मुझे याद है कि मैंने अमिताभ बच्चन के साथ भी एक फोटो खिंचाई है, उनका एक आदमकद फोटो लगा हुआ था, और जब मैं छोटी थी तो मैंने उनके साथ खड़े होकर एक फोटो खिंचाई थी। तो ये भी एक जीवन के क्रेज होता था, और बड़ा मजा आता था कि हमने उनके साथ फोटो खिंचाई है, भले ही उनका आदमकद जो है चित्र ही लगा होता था। और इस तरह की ये बचपन की यादें हैं जो बहुत ही मधुर हैं। अच्छा, एक और श्रोता ने लिखा है कि हम कुछ सहेलियां मिलकर मेले में गए थे और निशाना भी लगाया। बलून थे, वो भी इतने पास थे कि निशाना तो लगना ही था। 5 बार में से 4 बार लग गया, और हमारी सहेली का तो 5 बार ही निशाना, तो जो भी था, पर बड़ा मजा आ गया। खूब हंसे और झूले में भी कुछ बैठे। डर लगा, एक इंसान जोकर बनकर सबका मनोरंजन कर रहा था, तो वो भी बड़ा सा प्यारा सा लगा। जी हाँ, अलग अलग तरह से लोग अपनी शक्लें। अच्छा, मुखौटे भी बहुत मिलते हैं। बिल्कुल, मुखौटे मिलते हैं, बिल्कुल। और हम उन्हें खरीद के भी लाते हैं। और हमें लगता है कि हम उसे लगाकर घर में हमारा जो है दिल भी बहुत खुश होता है जब उन मुखौटों को लगाकर हम अपने ही साथी दोस्तों को डराते भी थे। एक भाई लिखते हैं हमारे साथी कि जीवन के रंग तो मेले के संग है ही। भाई, जीवन ही रूप रस रंग युक्त होना चाहिए, फिर इस रंग में मेले की भी उपलब्धि हो जाए तो क्या कहने। लेकिन ध्यान रहे कि मेला है क्या और इसकी व्यवस्था में कितने दम है। अमूमन मेले में भीड़ होती है और विभिन्न प्रकार के स्टॉल्स लगते हैं जो जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के लिए भी आवश्यक हुआ करते हैं। और खाद्य पदार्थों से लेकर मनोरंजन तक का साम्राज्य होता है, किंतु जीवन को पल प्रतिपल संतुलित रखना भी बहुत जरूरी है। ये हमारा परम कर्तव्य है कि हम सब कुछ दायरे में रहकर करें, और स्वास्थ्य पर भी हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि क्या पता था कि बचपन में गांव के मेले में बंदूक से के निशाना लगाते लगाते एक दिन असली बंदूक को नौकरी करनी पड़ेगी। मतलब पुलिस ट्रेनिंग में ये बताया गया था कि एक गोली एक टारगेट होना चाहिए। मैं हमेशा बैलून को बंदूक से फोड़ने के लिए माँ से जिद करता था, और 10 गोली में कम से कम 8 बंदूक तो मतलब कुछ एक निशाना कुछ बंदूक तो जरूर फोड़ दिया करता था। और इनाम मिलने पर उस पैसे से मतलब गरम जलेबी खाया करता था। यानी कि इनाम भी मिला और फिर जलेबी खाया, भले ही वो पैसे इनाम में मिले हों या खुशी की जलेबी। बिल्कुल सही बात, यानी वो एक रंग अलग ही होता है जीवन का। तो चलिए अब एक गीत का रंग ले लिया जाए। हाँ, ये भी गीत तो वैसा ही है, कुछ तमाम मेले की चीजें नजर आती हैं, मेला ही है बल्कि। अच्छा, सोच के महले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे। समझना मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम ना धरे। सोच के मेले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप को देखे ताना बदनाम ना करे। समझना मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम ना धरे। ढल के दुपट्टा तो लट तेरी बिखरे, झुक जाए नैनवा तो रूप तेरा निखरे।
ताना बदनाम ना करे। सोलवा लागा तेरा अंग अंग है जागा, पीछे हर दिल वाला भागा, कोई काम ना करे। समझना मुझको भोली, मेरा रूप जहर की गोली, सुन ले दीवानों की टोली, कोई नाम ना धरे। सोच के मेले जाना, सारा शहर तेरा दीवाना, तेरे रूप देखे ताना बदनाम ना करे। वाह संगीता जी, बहुत ही आज तो मेले मगरियों की सैर हो गई है, अड़िप्पा अड़िप्पा भी हो गया है और खूब खेली है लगता है। तो अब देखिए, जिंदगी में मेले मगरियों के साथ साथ हमें थोड़ा सा संजीदा भी होना चाहिए, गंभीर भी हो जाना चाहिए, जहां हम अपने देश के लिए या अपने देश के बारे में सोचना शुरू करें। कुछ करें। जी, ये खुशियां जो हमें मिली हैं, हाँ। वो जो है वो सभी हमारे जो क्रांतिकारी उन्हीं की बदौलत मिली है। हाँ। तो आज हम बात करते हैं बख्त खान की। बिल्कुल, बख्त खान के बारे में आज हम बात करेंगे। जी, तो बताइए। जी बिल्कुल। 1857 यानी 1857 की लड़ाई को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। हम श्रोता सब जानते ही हैं कि ये अलग अलग क्षेत्र में विभिन्न राजाओं, महारानियों और सैनिकों द्वारा लड़ा गया, जिसमें वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और उनके भारत में बढ़ते जो औपनिवेशिक साम्राज्य एक तरह से कह सकते हैं, उसके खिलाफ थी। बिल्कुल सही कहा आपने। और दिल्ली के पास मेरठ से जो शुरू हुए इस सैनिक विद्रोह की लहर ने व्यापक रूप लिया, जिसके एक और कद्दावर सिपाही थे बख्त खान। ये दिल्ली शहर की भारतीय सेनानियों की टुकड़ी या यूं कहें कि विद्रोही बलों की टुकड़ी के कमांडर इन चीफ थे बख्त खान, जिनका जन्म 1797 में अवध के बिजनौर में हुआ था। और बख्त खान एक रंगरूट के तौर पर ईस्ट इंडिया कंपनी में सूबेदार के पद पर अपनी काबिलियत के साथ पहुंचे थे। जी, उनका कद धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों के बीच बढ़ता गया और उन्हें अधिकारी सबसे बुद्धिमान चरित्र यानी कि एक कह कि इस नाम से जानने लगे, पहचानने लगे, मानते थे और पुकारा भी करते थे। एक सैनिक के तौर पर उन्होंने भले ही ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, लेकिन भारतीय समाज देश के बदहाल सामाजिक और आर्थिक स्थिति से भी वाकिफ रहे, जिसमें अंग्रेजों के बढ़ते प्रभाव का असर था। अविभाजित बंगाल के घुड़सवार तोपखाने की जिम्मेदारियों का वहन करते हुए वे अब तक 40 वर्षों का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। और 1857 की अगर हम बात करें तो 1857 के विद्रोह में बहादुर शाह जफर के सम्राट घोषित होने के बाद इस मुहिम को और तेज किया गया। तो मेरठ के बाद बरेली में विद्रोह की लपट तेज हुई, जिसकी गर्माहट जनरल बख्त खान ने देश की स्वतंत्रता के लिए इस संग्राम की तपिश के भीतर को महसूस किया और अंग्रेजी हुकूमत की फरमाबरदारी छोड़ सम्राट बहादुर शाह जफर की सेना के समर्थन हेतु दिल्ली की ओर कूच
करने का उन्होंने फैसला कर लिया। 1 जुलाई 1857 को वे रोहिल्ला सिपाहियों के साथ दिल्ली पहुंचे और दिल्ली की घेराबंदी कर रहे अंग्रेजी सिपाहियों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने बादशाह के सबसे बड़े बेटे मिर्जा जहीरुद्दीन को सैनिक सहायता उन्होंने दी। जल्दी ही उन्होंने स्थिति पर काबू पा लिया और सम्राट ने उन्हें खुश होकर साहिब आलम बहादुर या लॉर्ड गवर्नर जनरल की उपाधि से नवाजा। बख्त खान ने इस दरमियान वित्तीय समस्या और रसद की समस्या को सुलझाने का प्रयास किया, जो युद्ध के मद्देनजर बेहद जरूरी था। बिल्कुल, और समय बीता गया और समस्या फिर भी गंभीर होती गई, क्योंकि भारतीय रजवाड़े अलग अलग विद्रोह की स्थिति में थे। तो सितंबर 1857 में फिर एक बार अंग्रेजी फौज ने शहर पर धावा बोल दिया और परिस्थिति नाजुक हो गई। तो बख्त खान ने अंग्रेजों का मुकाबला पूरी ताकत के साथ किया, लेकिन सैन्य ताकत, संगठन, रसद और अन्य आपूर्ति की भरपाई नहीं हो पाई और उन्होंने विद्रोह को किसी भी हाल में जारी रखने का प्रण किया और दिल्ली से लखनऊ कूच कर गए। लखनऊ के बाद वो शाहजहांपुर और अन्य रियासतों से मिलकर युद्ध करते रहे और लगातार अपना जो है निवास वो बदलते रहे। तो इस बीच उन्होंने अंग्रेजों को खूब चुनौतियां दी और बेगम हजरत महल के साथ मिलकर भी उन्होंने काफी बहुत रणनीतियां बनाई। और फिर उसके बाद दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह जफर को नजरबंद रखा गया। इस दरमियान विद्रोह के अंतिम चरण में सम्राट को बर्मा के रंगून भेज दिया गया, जहां वे नजरबंद रखे गए। 1862 में सम्राट की मृत्यु हो गई। बख्त खान 1857 की लड़ाई में जगह जगह पर अंग्रेजों के लिए एक चुनौती के तौर पर रहे, जिन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ने की ख्वाहिश अधूरी रही। घायल अवस्था में भी वो सिंह की तरह मैदान जंग में अंग्रेजी सेना को रौंदते रहे। धीरे धीरे 1857 के विद्रोह में एक एक कर रियासतों को अंग्रेजों ने वापस अपने कब्जे में ले लिया और भारतीय सेनानियों की पकड़ कमजोर होती गई। बख्त खान अपने अंतिम दिनों में लगभग अकेले पड़ गए और 1859 में अज्ञात रूप से नेपाल की तराई मैदानों की तरफ चले गए, जहां बेगम हजरत महल का भी ऐसा ही कुछ था। उन्होंने भी बाद में इसी तरह से कुछ जीवन यापन किया। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो हिम्मत और जो हौसले थे, जो साहस था, उसको हम नमन करते हैं। जी। वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम।
मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। विविध भारती पर हर रोज दिन में 1 बजे विविध भारती की गीत माला आपके साथ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा। इस कार्यक्रम में हर पायदान पर होगी आपकी भागीदारी। हम और तुम, तो हम और आप पिरोएंगे गीतों की इस माला के मोती साथ साथ। हम साथ साथ हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ विविध भारती के फेसबुक पेज पर। विविध भारती की गीत माला हर रोज दिन में 1 बजे। विविध भारती, आपका जीवन संगीत। विविध भारती पर धूम मचा रहा है हेलो फरमाइश। मुद्दत से दूर थे तुम हम, एक जमाने के बाद मिलना अच्छा लगा। जब से ये प्रोग्राम बंद हुए थे ना, तब लोग चर्चाएं करते थे कि विविध भारती से कब प्रोग्राम चालू होंगे। हम लोगों को अब सफलता मिली है तो हमें बहुत खुशी है सर। श्रोताओं की पहली पसंद, पहला प्यार होता है ना, फोन इन प्रोग्राम होता है कि अपनी आवाज करोड़ों लोगों तक पहुंचे। और एक ऐसा रेडियो स्टेशन विविध भारती है कि आवाज श्रोताओं के कानों में गूंजती है। आपको बता दें, हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए आप भी कर सकते हैं फोन कॉल। रिकॉर्डिंग बुधवार को दिन में 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच। हेलो फरमाइश कार्यक्रम का प्रसारण मंगलवार और गुरुवार को शाम 4 बजे। पुनः प्रसारण बुधवार और शुक्रवार को दिन में 10 बजे। विविध भारती पर हेलो फरमाइश। हाँ, तो संगीता जी अब चलते हैं लज्जत भरी हरी भरी जो साग की दुनिया है उस ओर चलते हैं। ठंड के दिन है और ऐसे में जो है हरे भरे साग आप जाते हैं सब्जी मंडी या सब्जियों के बाजार में तो पता चलता है कि क्या जो ले आए ऐसा फील होता है ना। और अभी खेत भी देखिए तो सरसों के साग से भरा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो बात ही अलग है। वहां जाकर अगर देखा जाए बिल्कुल पालक है, मेथी है, चौलाई है ना। आप चाहें जितना इस दौरान खा सकते हैं और इस समय बहुत ही अद्भुत है। उसकी तासीर भी इस समय बहुत अच्छी है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हमारे श्रोताओं ने भी अपने विचार लिख दिए हैं। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बिहार में तो सर्दियों का मौसम में इतनी तरह के साग आते हैं कि बिहार झारखंड में हर दिन के खाने में साग बनता है। मेथी, पालक, सरसों, बथुआ सभी सर्दियों के दिन में ही मिलते हैं। पालक है, लाल साग है, गेनाहरी, चौलाई का साग गर्मियों के दिन में आता है। पालक, बथुआ जैसे बहुत तरह की सब्जियां दालों में बनाकर खाया जाता है। और बिहार झारखंड में जाड़े के दिन का पसंदीदा साग होता है चना, खेसारी और बथुआ का मिला जुला कर बनने वाला साग। बस इसे धोकर साफ करके और सिर्फ इसमें नमक डालकर पका लेते हैं। पानी सूख जाने पर इसमें नमक, सरसों का तेल, हरी मिर्च और लहसुन जो खाते हैं लहसुन मिलाकर रोटी चावल के साथ खाई जाती है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है। देखिए साग की एक खासियत मैं आपको बताऊं कि ये बड़े ही साधारण तरीके से बनाया जाता है लेकिन इसकी लज्जत उतनी ही खास होती है। और इनका जो कमाल है स्वास्थ्य के प्रति जो इनका रिजल्ट है वो बहुत ही उम्दा होता है ना। जैसे कि आप बता रही थी कि बथुए का रायता आप बनाती हैं तो बथुए का रायता भी तो हम बनाते हैं ना। अभी दही में आपने बथुए को उबाल लिया पहले, बथुए को उबाल कर पानी निचोड़ कर आपने मिक्सी में पीस लिया महीन महीन, ऐसे ही बनता है ना। फिर दही को फेंट लें और दही में आप बथुआ डाल दें। अगर ज्यादा बथुआ खाना है तो ज्यादा मात्रा में डालें और लेकिन अगर आप एक बैलेंस रखना चाहते हैं तो हिसाब से आप बथुआ का डालकर जो पेस्ट है उसके बाद आप नमक डाल सकती हैं, भुना हुआ जीरा डाल सकती हैं तो बथुए का रायता तैयार हो जाता है। हाँ, तो कहने का मतलब है कि जैसा स्वाद आप पसंद करें वैसा। ज्यादा से ज्यादा हरी सब्जियां अगर डाली जाए, मेथी के परोठे आप खाना चाहते हैं, दाल में मेथी आप डाल सकते हैं। पत्ता मेथी जो है दाल में डालकर भी खाई जाती है। उड़द की दाल में पालक का साग, हाँ पालक का साग, और मूंग की दाल में भी पालक डाला जा सकता है। पालक के पकौड़े बना सकते हैं। अगर आप ज्यादा फ्राई नहीं खाना चाहते हैं तो सब्जी बनाए, सबसे अच्छा सब्जी है उबालकर हल्का नमक और हल्दी का सेवन करें और आपको उसके रिजल्ट बेहतर मिलेंगे। पालक पनीर लोग अक्सर बनाते हैं दाकिनी जी, तो वो कहते हैं कि मतलब हरे पालक को लेकर छांट कर काट कर फिर उसको पीस करके धो धा के फिर पीस करके तब उसके बाद उसको पकाते हैं। लेकिन अगर पालक को अच्छी तरह से छांट लिया जाए और उसके बाद उसको थोड़े से पानी में स्टीम कर लिया जाए क्योंकि वो तो पानी छोड़ेगा ही, और उसके बाद वो पालक बिल्कुल एक जगह आ जाता है। फिर जब आप उसको पीसेंगे मिक्सी में तो वो एकदम पतला हो जाएगा। हाँ, मलाई जैसा हो जाता है, एकदम मलाई जैसा हो जाएगा। पनीर को फिर तलना नहीं है, उसको अच्छा जी उसको उसमें डाल देना है और पालक
पालक को थोड़ा सा बघार दे दीजिए, फिर पालक उसमें डाल दीजिए, यानी मिर्च और जीरे वगैरह से, हींग वगैरह से, और उसके बाद उसके अंदर पनीर डाल दीजिए, पालक डाल दीजिए, पानी डाल दीजिए, थोड़ा सा उबल जाए, पक जाए, फिर तो ये जल्दी से झटपट हो जाता बन जाती है सब्जी और स्वास्थ्य का भी हमारे ख्याल रखती है। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि जीवन के रंग मेले के संग तो भाई हो तो जीने का मजा ही आ जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया भर की सब्जियां इन दिनों मिल रही हैं, उन्हें हम खाएंगे तो अपने स्वास्थ्य के प्रति हम थोड़ा सा वफादार हो जाएंगे। तो इस तरह से सर्दियों की दिनचर्या जब शुरुआत होती है कुहासे और सर्द भरी हवाओं से और रात की ठिठुरन से बचने के लिए हम रजाइयों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिखते हैं कि दिन में हमें हरी भरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना। ऐसा ना हो बागों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए, ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। ऐसा ना हो बाहों से बाहर चली जाए, कली कली होके बेकरार चली जाए, ऐसी रुत बिना किए प्यार चली जाए। इसीलिए तो कहा है प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, प्यार का फसाना बना ले दिल दीवाना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। प्यार का फसाना। तो अब तो हमें कार्यक्रम से विदा लेनी होगी संगीता जी। तो सखी सहेली कार्यक्रम समाप्त करने की मंदाकिनी जोशी और संगीता श्रीवास्तव को दी इजाजत। नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है अनुश्री पाठक।